6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे किसान अलग अलग स्पीसीज की अलग अलग वैरायटी इनको सहेज कर रखते गए और उसको विकास करते रहे। किसान की विरासत, धरती के वनस्पति संसाधन, एक अधिकार जिसका दुनिया भर के देश करते हैं सम्मान। आज भारत उन अधिकारों को दे रहा है नए मुकाम, ताकि और बढ़े किसानों की वंशागत किस्मों की पहचान का अभियान। नमस्कार, दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में मैं अदिति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं। हमारे इस कार्यक्रम में कृषि जगत में हो रही हलचलों की जानकारियां हम आप तक पहुंचाते हैं। क्या कुछ खास हो रहा है हमारे इस क्षेत्र में, उसके बारे में आपको अवगत करवाते हैं ताकि आपके लिए भी वो जानकारी लाभकारी बन सके। तो आइए आज के हमारे इस कार्यक्रम में क्या कुछ खास हम आपके लिए लेकर आए हैं, दिखाते हैं आपको। सरकार के 9 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य पर भारत सरकार के मत्स्य पालन विभाग की प्रमुख उपलब्धियों पर केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री श्री परसोत्तम रुपाला जी ने दिल्ली स्थित कृषि भवन में मीडिया को खास जानकारी दी। क्या कुछ बताया उन्होंने, आइए दिखाते हैं आपको। सबसे पहले तो मैं आप सबके संज्ञान में लाना चाहूँगा कि मोदी जी ने कई ऐसे इनिशिएटिव लिए हैं जिसकी चर्चा हमारे देश में ही नहीं बल्कि दुनिया में हो रही है। मगर मैं अपने विभाग तक ही सीमित रह के बात करना चाहूँ तो ये ज़रूर कह सकता हूँ कि मोदी जी ने अपनी दीर्घ दृष्टि से मत्स्य विभाग को, हमारे कोस्टल एरिया को, हमारी मत्स्य पालन की क्षमता को और उनमें रही संभावनाओं को भांप कर इस विभाग को स्वतंत्र मंत्रालय बनाने का निर्णय लिया। ये मैं मानता हूं कि मोदी जी की सरकार का एक बहुत ही अहम फैसला है, जिन्होंने ये पूरे मत्स्य पालन क्षेत्र को प्रभावित भी किया और उनके परिणाम भी हमारे सामने अब आने लगे हैं। अभी मैं आपके संज्ञान में कुछ फिगर डालूं तो 50 में जहां हम 2 लाख टन का हमारा इनलैंड फिशरीज का प्रोडक्शन था, वो बढ़ते बढ़ते 13-14 में 61 लाख टन तक पहुंचा, 61 लाख। तो एक प्रकार से हम ये भी कह सकते हैं कि हर साल 1 लाख टन बढ़ रहा था। तो 60 साल लगे 61 लाख टन प्रोडक्शन करने में, और 14 से 23 तक जब हम पहुंचे, और मैं आज आपसे जब बात कर रहा हूं और मेरे विभाग की ओर से मुझे जो फिगर्स मिले हैं वो 131 लाख टन का प्रोडक्शन हो गया। मतलब ये हमारे 9 साल में हमने 70 लाख टन का प्रोडक्शन हमारा बढ़ा दिया।
मतलब डबल से भी ज़्यादा प्रोडक्शन करने में हम कामयाब रहे। तो ये एक प्रकार से नई हमारी जो सरकार की नीतियाँ और इस पर जो इन्वेस्टमेंट का काम हुआ, उसी के चलते ये इतना बड़ा बदलाव हमारे फिशरीज सेक्टर में हम कर पाए। इनसे पूरे भारत के हमारे कोस्टल बेल्ट के और इनलैंड के मिलाकर 2.8 करोड़ फैमिली है, फिशरीज फैमिली, जो सीधे ही इस व्यवसाय के साथ जुड़े हुए हैं। इतने परिवारों को 2.8 करोड़ परिवारों को इनका सीधा ही बेनिफिट देने में हम कामयाब रहे। हमारे विभाग के माध्यम से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जो बनाई, वो अकेली योजना का वॉल्यूम 20,050 करोड़ का है। एक ब्लू रिवॉल्यूशन स्कीम करके एक योजना इस विभाग के माध्यम से चलाई गई थी। 5,000 करोड़ की उस योजना की कुल कीमत थी। और हमारे इस विभाग में जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने के लिए, अपडेट करने के लिए, एक्सपांड करने के लिए एक फंड बनाया गया 7,522 करोड़ का, FIDF के नाम से। जैसे आप इंफ्रास्ट्रक्चर फंड प्रधानमंत्री जी के द्वारा बनाया गया। और अभी आप सब जानते हैं कि इसी वित्त वर्ष में 6,000 करोड़ रुपया की और राशि का आवंटन इस विभाग को किया गया है। सो ये कुल मिला के आप देखेंगे तो जो 3,680 करोड़ की प्रधानमंत्री मोदी जी के आने तक का जो इन्वेस्टमेंट था, उन्हीं की जगह पे वो 38,000 करोड़ में कन्वर्ट हो गया। तो इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट, और ये प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत बहुत सारी गतिविधियों को भी इस कार्यक्रम के तहत इन्वॉल्व किया गया। और इसका ये नतीजा है कि 61 लाख टन जो हमारा प्रोडक्शन था, वो 131 लाख टन पर पहुंच गया। और कुल मिला के आज हमारा प्रोडक्शन 174 लाख टन का टोटल हमारा इनलैंड एंड मरीन दोनों को मिला के प्रोडक्शन बन गया है। तो इस प्रकार से एक बहुत बड़ा बदलाव इस सेक्टर में लाने में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में फिशरीज विभाग ये 9 साल में कामयाब रहा है। यदि आप ग्रोथ रेट के बारे में मैं बताना चाहूँ तो 9 साल तक 8.61% का ग्रोथ रेट रहा। मैं मानता हूँ कि ये ऑलमोस्ट किसी भी सेक्टर से हाई है। ऐसे इस प्रकार का ग्रोथ रेट किसी भी सेक्टर में देखने को नहीं मिला है। हमारा जो सकल कृषि का GVA था, उसमें हमारा कंट्रीब्यूट 13-14 तक 4.75% रहता था। उसमें से बढ़ोतरी करके हम 21-22 तक 6.86 तक पहुंच गए। तो बहुत ही एक बड़ी छलांग हमने इसमें हमारे कंट्रीब्यूशन में लगा दी है। हमारा खास करके सी फूड और श्रिम्प का जो प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट है, उसमें पिछले 9 साल में मैं मोटे तौर पे भी कहूँ तो 2 गुने से भी अधिक इसका हमारा वृद्धि हो गया है। 13-14 में यदि उसके फिगर्स में रुपयों के माध्यम से जो मेरे पास जानकारी है आपके साथ शेयर करूँ तो 30,213 करोड़ रुपए का हमारा एक्सपोर्ट था। ये 22-23 में 64,000 करोड़ तक पहुंच गया है। सो एक प्रकार से देश के अर्थतंत्र में और लोगों को रोजी रोटी देने में ये बहुत अहम भूमिका
हमारे विभाग की ओर से और देश के फिशरमैनों की ओर से हो रही है। और मैं तो ये कहता हूँ कि आय के रूप में तो एक प्रमुख साधन के रूप में ये हो रहा है, मगर ये फूड सिक्योरिटी की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान फिशरीज सेक्टर के माध्यम से हो रहा है। आइए किसान भाइयों बहनों, नजर डालते हैं हमारे सेगमेंट विज्ञान और किसान पर। दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में पंचायत विकास सूचकांक पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। क्या कुछ खास था इस कार्यशाला में, आइए दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट के जरिए। पंचायती राज मंत्रालय ने पंचायत विकास सूचकांक पर विज्ञान भवन में एक दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया। पंचायत विकास सूचकांक के द्वारा पंचायत में विकास कार्य को और बेहतर ढंग से करने में मददगार साबित होगा। गांव और ग्रामीणों की जीवन स्तर बेहतर होंगे। इस अवसर पर पंचायती राज मंत्रालय के राज्य मंत्री कपिल मोरेश्वर पाटिल, पंचायती राज मंत्रालय के सचिव सुनील कुमार, मंत्रालय के अपर सचिव डॉक्टर चंद्रशेखर कुमार एवं मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। इस अवसर पर केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय के राज्य मंत्री कपिल मोरेश्वर पाटिल ने कहा, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच है गांव श्रेष्ठ बनना चाहिए, गांव का विकास होना चाहिए। गांव विकसित होगा तो एक दिन भारत विकसित होने में देर नहीं लगेगी। यही सोच रख के हमारे मंत्री गिरिराज सिंह जी, इनके नेतृत्व में हमारे मंत्रालय के सेक्रेटरी सुनील कुमार जी और सारे साथी ये पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स, इसकी कार्यशाला यहाँ पे आयोजित की है। इसमें 9 थीम जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के है, ये 9 थीम के ऊपर सारे जो इंडेक्स है उसको पूरा करने के लिए यहाँ पे राज्यों से राज्य स्तर के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी उनके पंचायत राज के हैं, फिर फाइनेंस से लोग आए हैं। ये सारे लोगों को यहाँ पे बुला के गांव-गांव में इसके अवेयरनेस आए और गांव के पंचायतों में ये काम हो। और ये इंडेक्स अगर हम लोगों ने अचीव कर दिए तो निश्चित तौर पर मैं दावे के साथ कहता हूँ कि हमें भारत देश का गांव विकसित नहीं है ऐसा कोई बोल नहीं पाएगा, इस तरह से विकसित होंगे। पायलट प्रोजेक्ट करके महाराष्ट्र में पुणे डिस्ट्रिक्ट में पुणे, सातारा, सोलापुर और सांगली, ये 4 डिस्ट्रिक्ट में 30 गांवों को चुना गया। ये 30 गांवों में पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स को पूरा करने के लिए इन लोगों ने कोशिश की और बहुत अच्छी तरह से उन्होंने किया है। अभी ये पूरे देश में काम होगा। मैं आपके माध्यम से हर एक राज्य के ऑफिसर लोगों को सुझाव दूंगा, सूचना करूंगा कि पहले हर एक गांव का मूल्यांकन होने की आवश्यकता है कि गांव आज कहाँ पे है, ताकि उसको पता चले कि मुझे आगे क्या करना है। इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में कई गोल ऐसे हैं कि बहुत सारे गांवों ने वो अचीव कर लिए हैं, लेकिन शायद वो कोई पहुंच नहीं पाया, इसलिए पता नहीं होगा। तो ये इसी तरह से पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो कई इंडेक्स अचीव कर लिए होंगे। तो इसका मूल्यांकन होने के बाद सही मायने में पता चलेगा कि आगे किस तरह से जाना है। ये आज के कार्यशाला के माध्यम से निश्चित तौर पर दावे के साथ मैं कहूँगा कि हर एक राज्य में ये कार्य शुरू होगा और हर एक राज्य में, जैसे आज महाराष्ट्र में 30 पंचायतों का मूल्यांकन हुआ है, तो हर एक राज्य का ऐसा मूल्यांकन करके आने वाले दिनों में 2,69,000 पंचायतें जो हमारे देश में हैं, वो सारे पंचायतों में एक साथ में ये काम शुरू होगा। इसका डेडलाइन कोई फिक्स नहीं किया है, अपने हिसाब से राज्य सरकारें इसको डेडलाइन फिक्स करे, क्योंकि हमारा काम है मोटिवेशन देना, हमारा काम है स्कीम बताना। अभी राज्य सरकार प्रैक्टिकली राज्य सरकार को वहाँ पे काम करना है। फिर गांव में पंचायत में जाके राज्य सरकार के माध्यम से ही काम होता है। वैसे गांव के पंचायत सेक्रेटरी ये सारे लोग इसमें जुड़ के जल्द से जल्द इसको किस तरह से हो, इसलिए हमारा पूरा प्रयास रहेगा। देखो, अभी प्रधानमंत्री जी ने कई प्रयास किए, हमारे मंत्रालय से भी बार बार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ये चल रहा है, ये भ्रष्टाचार ख़त्म हो जाए। इसलिए अभी 15 फाइनेंस कमीशन का जो फंड है डायरेक्ट पंचायतों को जाने लगा। लगभग 2,36,000 करोड़ का बजट है
2,36,000 करोड़ का बजट डायरेक्ट पंचायतों के हाथों में गांव का विकास करने के लिए वो खुद अपना जीपीडीपी बना सकते हैं। ये सारी पंचायतें भी डिजिटलाइजेशन हो गई है, डिजिटल हो गई है, और डिजिटल होने की वजह से प्लानिंग से लेके पेमेंट तक पंचायतें सारी ऑनलाइन करने लगी, डिजिटल करने लगी। PFMS के माध्यम से पेमेंट करने लगे। पब्लिक फाइनेंस मेंटेनेंस सिस्टम, ये सिस्टम के वजह से जो भ्रष्टाचार है उसको, भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए, कम करने के लिए हर समय प्रयास पंचायत राज मंत्रालय के माध्यम से हमारे मंत्री जी गिरिराज सिंह जी के नेतृत्व में चल रहे हैं। और सभी जगह पे ऐसा होता है ऐसा नहीं है, अच्छा काम भी बहुत सारे लोग करते हैं। अभी कई स्टेट में मैं जाता हूँ, बहुत अच्छी तरह से स्टेट में काम होता है, लेकिन कुछ लोग जो करते हैं उसके वजह से सारा सिस्टम बदनाम होता है। तो अभी हमारे सरपंच भी इतने अच्छे काम करने लगे हैं, तो पाई पाई खर्चा करते हैं गांव के विकास के लिए। यही सोच हमारे प्रधानमंत्री जी की है। मैंने जैसे कहा स्पीच में, ये सारा अभी पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स अगर पूरा हो जाएगा तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि भारत देश विकसित कहला जाएगा। इस अवसर पर केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय के सचिव सुनील कुमार ने कहा, पंचायत विकास सूचकांक जो आज जारी किया गया है और जिसमें हमें उम्मीद है कि सभी पंचायतें, देश भर की सभी राज्यों की जितनी भी पंचायतें हैं, सभी का जो 9 थीम लोकलाइजेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंतर्गत जारी किए गए थे पिछले साल, उनके सभी डेटा पॉइंट्स पर डेटा हमारे पास उपलब्ध होगा और इसकी वजह से ग्रामीण क्षेत्र के ग्रामीण जनता को समस्त जानकारी उपलब्ध होगी। उदाहरण के लिए पॉवर्टी फ्री पंचायत और एनहांस्ड लाइवलीहुड या अत्यधिक उन्नत एम्प्लॉयमेंट के स्रोत क्या हैं, इस बिंदु पर जो डेटा पॉइंट्स होंगे उसमें कृषि से संबंधित डेटा भी आएंगे। तो कहाँ पर कितने लोग कृषि के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं, कितनी उनकी आजीविका है, कितना उनकी आय है, ये सारा डेटा पंचायत वाइज जब डेटा हमारे पास उपलब्ध होगी तो ग्रामीण जनता को उसका फ़ायदा होगा। हमें इंटरवेंशन पॉइंट्स क्या हैं वो हमारे सामने स्पष्ट होंगे और इसका फ़ायदा किसानों को भी होगा। पंचायती राज मंत्रालय का मेन कार्य समन्वय करना है। जो कार्य हैं, विभिन्न योजनाएं हैं, उनका क्रियान्वयन तो संबंधित विभाग और मंत्रालय ही कर रहे हैं। उदाहरण के लिए अगर पंचायत में पेयजल पाइप्ड वाटर सप्लाई स्कीम जल जीवन मिशन के अंतर्गत लगाई जा रही है तो इसका क्रियान्वयन पेयजल मंत्रालय ही कर रहा है। लेकिन चूंकि पंचायत वाइज हमें विकास की जानकारी होनी चाहिए तो उनके डेटाबेस में LGD की सीडिंग की गई है, जिसकी वजह से उनके डेटा का ही उपयोग करते हुए हमारे पास पंचायतवार क्या उपलब्धि है वो हम लोगों के सामने रख सकेंगे। पंचायत के सामने सरपंच हो, चाहे उनकी स्टैंडिंग कमेटी हो या ग्राम सभा की बैठक में सभी लोग हों, सभी के सामने पूरी जानकारी उपलब्ध होगी। तो इससे पारदर्शिता भी आएगी और जो इम्पैक्ट है योजना का वो भी बेहतर हो पाएगा। तो मुझे विश्वास है कि पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स का उपयोग सभी विभाग, मंत्रालय करेंगे, न केवल भारत सरकार के स्तर पर बल्कि राज्य सरकार के स्तर पर भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी इसका उपयोग करेगी, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो भी करेंगे और इसका फ़ायदा आम जनता को भी मिलेगा। किसान भाइयों बहनों, फिलहाल कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। अर्थात पंच तत्वों से बना व्यक्ति, पंच तत्वों में समाई सृष्टि और हमारा पर्यावरण। बीते कुछ वर्षों में वैश्विक चिंता का मुद्दा बन गए पर्यावरण को बचाने के लिए पूरी दुनिया में आवाजें उठी।
लेकिन पर्यावरण के संरक्षण को मिशन के तौर पर अपनाने वाला पहला देश बना भारत। 1 नवंबर 2021 यही वो तारीख है जब ग्लासगो में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की पहल पर शुरू हुआ लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। क्लाइमेट चेंज में लाइफस्टाइल की एक बहुत बड़ी भूमिका है। आज जरूरत है कि हम सभी लोग एक साथ आकर लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट यानी लाइफ को एक अभियान की तरह आगे बढ़ाएं। लाइफ सिर्फ मिशन नहीं बल्कि जन आंदोलन है। जल, जंगल और जमीन के बेलगाम दोहन के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबद्ध लोगों का पर्यावरण संरक्षण के लिए अभियान। एक ऐसी जीवन शैली को जीने की आदत जिसमें पर्यावरण से मित्रता का भाव हो, न कि नुकसान पहुंचाने की नीयत। क्लाइमेट चेंज को ध्यान में रखते हुए स्वस्थ और टिकाऊ जीवन पद्धति है लाइफ का आधार। मिशन लाइफ का मंत्र है लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय मिशन लाइफ के जरिए पर्यावरण को दे रहा है नई संजीवनी और इसीलिए चलाए जा रहे हैं कई कार्यक्रम ताकि हरी भरी रहे वसुंधरा। मिट्टी की उर्वरता को पोषण के हिसाब से बरकरार रखना, कृषि में ड्रोन एप्लीकेशन के इस्तेमाल के फायदे और इसके तरीके का प्रदर्शन, जलवायु के हिसाब से फसल, बीज और विविधता यानी स्मार्ट एग्रीकल्चर को बढ़ावा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वर्षा जल संचयन को लेकर जागरूकता, बायोगैस और कंपोस्ट यानी वेस्ट से वेल्थ, कबाड़ से समृद्धि के उपाय, टिकाऊ पैदावार और खपत के तरीके। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी 5 जून यानी विश्व पर्यावरण दिवस बेहद खास रहा और इस मौके पर मंत्रालय द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। पर्यावरण को बचाने के लिए मंत्रालय सतत प्रयासरत है। अलग अलग योजनाएं इसी की हैं झलक, जैसे इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का असरदार अमल यानी खेती को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों, जीवों और बीमारियों से फसलों की रक्षा, किसानों को परिस्थिति के अनुकूल टिकाऊ कीट प्रबंधन अपनाने के लिए प्रेरित करना ताकि रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता खत्म हो, एकीकृत न्यूट्रिएंट प्रबंधन यानी जिससे मिट्टी की उर्वरता बढ़े, साथ ही पैदावार में बढ़ोतरी हो, जैव उर्वरकों के इस्तेमाल से पैदावार की पोषकता बढ़ाने पर जोर ताकि पर्यावरण भी रासायनिक खादों से प्रभावित न हो और मिट्टी की उर्वरता भी बनी रहे। नेचुरल और ऑर्गेनिक खेती यानी प्राकृतिक और जैविक कृषि को बढ़ावा योजना का खास अंग है। प्राकृतिक खेती प्रबंधन इसलिए है एक महत्वपूर्ण मिशन। पर ड्रॉप मोर क्रॉप, पानी की एक एक बूंद पैदावार बढ़ाने में काम आए, यही लक्ष्य है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का, जिसका फोकस माइक्रो इरिगेशन पर है, क्योंकि जल बचेगा तो हमारा कल बचेगा। मंत्रालय का एक ध्येय, पर्यावरण का बचाव सर्वप्रथम उद्देश्य, और यही है मिशन लाइफ का पैगाम। पर्यावरण रक्षा पहला काम, मिशन लाइफ। आइए प्रकृति की मुस्कुराहट को लौटाएं। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए आपको दिखाएं हमारा सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। आज हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की। एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है हमारी सरकार की। जल के बचाव और संरक्षण के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। हम सभी जानते हैं कि जल कृषि के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। ऐसे में अगर इस योजना से जुड़कर हम आधुनिक पद्धतियों को अपना लें, जल संरक्षण को अपना लें, तो ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। तो किस तरह से आप इस योजना से जुड़ सकते हैं, आइए आपको बताएं।
देश में करीब 14 करोड़ हेक्टेयर जमीन पर खेती होती है। 2015 में जब प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना शुरू हुई तब 6.5 करोड़ हेक्टेयर जमीन पर ही सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध थी। इसका मतलब ये हुआ कि आधे से भी ज्यादा जमीन बारिश के पानी पर निर्भर थी। जाहिर है वर्षा आधारित इलाकों में पैदावार कम होती है और किसानों को खेती से उतना लाभ नहीं मिल पाता जितना मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का असल मकसद हर खेत तक पानी पहुंचाना है। यह अम्ब्रेला स्कीम है और इसमें मुख्य रूप से 2 घटकों को शामिल किया गया है। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम यानी AIBB और हर खेत को पानी के भी 4 उप घटक हैं, जैसे कमांड एरिया डेवलपमेंट, सरफेस माइनर इरिगेशन, जल निकायों की मरम्मत, नवीनीकरण और बहाली तथा चौथा भूजल विकास। इसके अलावा सिंचाई योजना में दूसरे मंत्रालयों के भी 2 घटकों को शामिल किया गया है। पहला घटक प्रति बूंद अधिक उपज है, जो केंद्र कृषि मंत्रालय के कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग की ओर से कार्यान्वित किया जा रहा है। दूसरे घटक का नाम वाटरशेड विकास है। इसका कार्यान्वयन ग्रामीण विकास मंत्रालय का भूमि संसाधन विभाग कर रहा है। सिंचाई योजना का उद्देश्य खेत तक पानी की पहुंच को बढ़ाना और सुनिश्चित सिंचाई के तहत खेती योग्य क्षेत्र का विस्तार करना था। इसके अलावा खेत में पानी के उपयोग की दक्षता में सुधार करना और स्थायी जल संरक्षण प्रथाओं को पेश करना भी इसमें शामिल था। पानी की बचत इस योजना का बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। 2020-21 के दौरान इस योजना के तहत 9,38,000 हेक्टेयर फसलों को सूक्ष्म सिंचाई के तहत लाया गया। इसमें टपक और फव्वारा दोनों तरह की सूक्ष्म विधियां शामिल है। 2021-22 के लिए हर खेत को पानी के अंतर्गत 899 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया। प्रति बूंद अधिक उपज के लिए 4,000 करोड़ रुपए को और वाटरशेड डेवलपमेंट के मद में 2,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। किसान भाइयों बहनों, ये था सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। इसी के साथ आपको जानकारी दें आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। उम्मीद है जितनी भी जानकारियां आज के कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुंचाई गई सभी आपके लिए फायदेमंद साबित हुई होंगी। साथ ही आपको बता दें हमारा ये कार्यक्रम आप दोबारा देख सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंचेंगे हमारे YouTube चैनल पर। इसी के साथ आपको बता दें आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप हमारी ईमेल ID नोट कर लीजिए। ईमेल ID है krishidarshan@gmail.com। आप हमें पत्र लिख सकते हैं। पता है हमारा कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही। अगले अंक में फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।